नमस्कार, स्वागत है आपका द डिबेट कार्यक्रम में और मैं हूं वीरेंद्र सिंह। इस देश में रथ यात्राओं का एक ऐसा इतिहास रहा है जिसने सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन लाने में बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और रथ यात्राओं का मौसम भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव यानी चाचा और भतीजे की रथ यात्रा आज एक साथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से शुरू हुई है। उसके अलावा खास बात यह है कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में जमी हुई हैं और वो कांग्रेस को जिस तरह से संघर्ष में ला रही हैं वो किसी रथ यात्रा से कम नहीं है। हालांकि वो रथ पे नहीं है, लेकिन उनकी यात्राएं लगातार जारी हैं। लखीमपुर, बनारस, तमाम और जगहों पर उनका ये चल रहा है दौर। तो आज अखिलेश यादव ने रथ यात्रा की शुरुआत की है, विजय रथ यात्रा जिसे नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना जो जनाधार है उसको फिर से पाने के लिए एक बार रथ पर सवार हुई है। रथ यात्रा पर जाने से पहले अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया, लेकिन चाचा से अभी उनकी बात नहीं बन पाई है। आज की इस डिबेट में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए सुनाते हैं आपको कुछ बयान। समाजवादी विजय रथ इसलिए चल रहा है कि किसानों को हक मिले, नौजवान नौकरी रोजगार पाएं। समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में लगातार इसी तरह जाएगा। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। विपक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हैं, अवसर की तलाश में है कि कैसे उत्तर प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके। अवसर तलाश रहे हैं कि हम कैसे एक दूसरे में वर्ग संघर्ष करा सके। विपक्ष के मंशा को उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है। तो इस रथ यात्रा में अखिलेश यादव ने कानपुर से इसकी शुरुआत की है और शिवपाल यादव ने मथुरा से। अखिलेश की जो रथ यात्रा है ये 190 किलोमीटर चलेगी 2 दिन में, और बुंदेलखंड कानपुर से लेकर जो इसका इलाका है उस पर रथ यात्रा चलेगी। करीब 52 सीटें विधानसभा की क्षेत्र में आती हैं। अब अभी तक तो इसमें बीजेपी का प्रभाव है इन सीटों पर, लेकिन 2022 का जो चुनाव है उसमें से कितनी सीटें कौन जीतेगा, 47 सीटें बीजेपी के पास हैं। कुल मिलाकर बुंदेलखंड का जो इलाका है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बसपा अपना खाता नहीं खोल पाई थी और 4 सीटें समाजवादी के पास हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। तो बहरहाल अब ये 2017 की तस्वीर थी और 2022 की तस्वीर क्या होगी इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपीएल से प्रवक्ता हैं दीपक मिश्रा, उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस से हैं और अमित पुरी बीजेपी से हैं। जूही सिंह जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की वो हमारे साथ मौजूद हैं, एमएच खान साहब, और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुरी साहब, रथ यात्राओं का जो इतिहास रहा है वो तो भाजपा के नाम रहा है, लेकिन आज की जो रथ यात्रा है उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, शिवपाल की रथ यात्रा और अखिलेश की रथ यात्रा। इसके साथ साथ एक यात्रा और जारी है, वो प्रियंका गांधी की है। इन यात्राओं और रथ यात्राओं के बीच बीजेपी की यात्रा का शुभारंभ कैसे होगा, कहां से होगा और इसके क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, तुलसी बाबा ने एक लाइन कही थी, रावण रथी विरथी रघुवीरा देख भय विभीषण अधीरा। और इतिहास साक्षी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4.25 साल में हमने जो विकास की यात्रा चलाई, अब वो मतदाताओं के सामने जाएगी। कोई उसकी आलोचना करेगा, कोई उसका समर्थन करेगा, ये लोकतंत्र का मूल है, मुंडे मुंडे बतिर भिन्ने। लेकिन मैं मानता हूं कि जब यह यात्रा मथुरा से निकलेगी तो लोगों के मन में स्वाभाविक स्मृति पटल पे यह बात आएगी कि भैया तब तो जवानी कुर्बान का संघर्ष नहीं था, तब तो सरकार कानपुर वाली यात्रा पे। अरे हम दोनों यात्राओं पे आ रहे हैं, आप सेलेक्टिव नहीं है। तब जवानी कुर्बान का नारा नहीं था, चाचा और भतीजे एक थे, तो लोगों को राम वृक्ष भी याद आएगा और जवाहर बाग भी याद आएगा और उस समय की लॉ एंड ऑर्डर भी याद आएगी। और उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ही थे, अलग नहीं थे।
और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उत्तर प्रदेश के मतदाता ये मीमांसा करेंगे कि तमाम तर दलों की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भी सरकारें रह चुकी हैं और गठबंधन की भी, उसकी एक समारूप लोग आलोचना करेंगे, मीमांसा करेंगे और उसमें से फिर तत्वबोध में से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय का रास्ता निकलेगा। चुनाव के पहले आप किसी भी दल से पूछोगे वो यही कहेगा कि हम तो 300 पार हैं। देखिए, यूपी और देश का एक इतिहास रहा है जी कि रथ और समय इन दोनों का जब पहिया घूमता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है जी। और जो चलता है, जो सड़क पर आता है, जो संघर्ष करता है, स्वाभाविक है कि उसकी बात सुनी जाती है। भाजपा को समाजवादी पार्टी की कार्यकाल की तमाम चीजें याद हैं, लेकिन कुछ अपना भी देख लीजिए पीछे। हाँ बताएं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये उनको कहने दें जिनको आपने बुलाया है। मैं मानता हूं कि आप तो न्यूट्रल वॉइस हैं, आप तो सबको अवसर देंगे, वो अपने अपने पक्ष में और विपक्ष में जो तर्क रखने होंगे वो तर्क वो रखेंगे। आप और विनोद जी तो पूरे एक मैच के दो कोने पे बैठे हुए रेफरी हैं और वो अपने अंपायर की भूमिका अदा करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं समाजवादी पार्टी के पास। जूही जी मौजूद हैं। जूही जी, आपने सुना पुरी साहब को तमाम पिछली बातें याद हैं, लेकिन ताज़ा बातें वो भूल गए। वीरेंद्र जी, आप हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। जब हमारी भी सरकार थी और आज भी, तो शायद ये अमित पुरी जी को बात कुछ चुभ गई कि आप इनके नकाब को उतार न दें, लखीमपुर खीरी न याद दिला दें, गोरखपुर न याद दिला दें, हाथरस न याद दिला दें, बाराबंकी न याद दिला दें, आजमगढ़ न याद दिला दें, ये न याद दिला दें कि फेक इनकाउंटर्स में यूपी नंबर टॉप, कस्टोडियल डेथ्स में यूपी नंबर 1, NHRC में सबसे ज़्यादा नोटिसेस यूपी में इशू हुए, एक ईंट भी आपने रखी नहीं। आज यूपी में बिजली की किल्लत चल रही है, बेरोजगारी इंतहा बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है, महिलाएं सिलेंडर नहीं खरीद पा रही हैं, शौचालय में पानी नहीं है, आपके खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार है। और आप क्या कर रहे हैं? आप जनता के करदाताओं के पैसे से पोस्टर लगवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और बाकी समय मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी था जहां पुलिस ने ही मार डाला। जब दबाव पड़ता है मीडिया का, वीरेंद्र सिंह जैसे लोगों का, तब आप लोग कुछ अरेस्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश से आए हुए सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार स्वयं ही कुछ नैतिकता के तहत इस्तीफा दे देते। थार गाड़ी उनकी थी ना, कुचले गए किसान, आपके खुद के भी कार्यकर्ता कुचले गए, मारे गए। जिस तरह की दुर्व्यवस्था थी, आपके उप मुख्यमंत्री भी वहां जाने वाले थे। तो जनता को वास्तव में याद है और जनता त्रस्त है कोरोना काल से हुई मौतों पे और भारतीय जनता पार्टी के झूठे वायदों पर। एक भी आपने अपने संकल्प पत्र का संकल्प पूरा नहीं किया। रथ यात्रा हमारे लिए एक माध्यम है जिसके बीच हम जनता में जा रहे हैं और वास्तव में अपने काम को भी गिना रहे हैं, साथ ही जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। जनादेश उसी को मिलेगा जिस पर जनता विश्वास करेगी और जिस पर विश्वास और उम्मीद दोनों करेगी कि उत्तर प्रदेश का विकास उसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। जी वीरेंद्र जी। दीपक जी हमारे साथ हैं, PSP के प्रवक्ता हैं। आज शिवपाल जी ने भी एक यात्रा निकाली। ये दोनों यात्राएं एक साथ टकरा गई, इनकी तिथि आगे पीछे भी हो सकती थी। दीपक जी, अब देखिए, हमारी पार्टी का नाम ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया है, तो जाहिर सी बात है कि लोहिया के परिनिर्वाण के दिन लोहिया के विचारों पर आधारित एक परिवर्तन यात्रा हम पहले से ही तय कर चुके थे। पिछली साल ही हमने घोषणा कर दी थी, इसी 23 मार्च को, जिस दिन लोहिया जी की जयंती थी। विनोद जी इसके साक्षी हैं और आप भी गवाह हैं। तो कृष्ण की नगरी से इसलिए निकाला कि कृष्ण का एक समावेशी व्यक्तित्व है, समाजवादी व्यक्तित्व है, वो परिवर्तनगामी और परिवर्तनकामी, सार्थक परिवर्तनगामी व्यक्तित्व रहे। भाजपा ने राम के नाम पे सांप्रदायिकता फैला दी, अब कृष्ण पे उनकी नज़र होगी ताकि चुनाव में उनके नाम पे भी सांप्रदायिकता का एक विष जहर फैला दे। और हमारी बहन जूही सिंह जी बोल रही थी, उन्होंने भाजपा किसमें नंबर 1 है ये तो बताया। अब देखिए, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, पूरी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, शायद इससे इनकार न कर सके। हालांकि ये आंख बंद करके मुंह आंख उधो कुछ नहीं वाले लोग हैं, फिर भी सतत विकास में के उपलब्धियों में नीति आयोग की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर है और भारत 120वें स्थान पे है। प्रतिवर्ष 1820 रुपए का कर्ज हमारे उत्तर प्रदेश पे बढ़ रहा है।
तो ये हाल है इनका। और एक चीज़ मैं और बता दूं, यह परिवर्तन लोहिया का इतिहास चक्र जरूर पढ़ा होगा, यहाँ सभी लोग हैं, विनोद जी ने खास तौर पर पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा है, पुरी जी भी लोहिया को मानते हैं। इतिहास चक्र दोहराएगा, यह बहुमत की सरकार बहुमत से ही जाएगी, बस थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि संपूर्ण विपक्ष एक मंच एक मन से आवे। वैसे ही जैसे लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के नारे पे 9 जगह सरकार पलटी थी, बाद में उनके मित्र 1977 में पूरे के पूरे कांग्रेस को पलट दिया था। तो जैसे गैर कांग्रेसवाद था, वैसे ही गैर भाजपावाद का सूत्र शिवपाल जी ने जो दिया है उस पर काम करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो मान्यवर कांग्रेस की भी वो को भी पिछाड़ दिया। अघोषित तानाशाही देश में चल रही है। आज ही हमें राजमाता विजयराजे सिंधिया को भी याद करेंगे। आडवाणी जी की पुस्तक में इसका उल्लेख है। उन्होंने जब भाजपा ने अपने संविधान में गांधीवादी समाजवाद डाला था तो उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था, शायद पुरी जी को पता होगा, बाकी जो नए भाजपाई हैं उनको तो लूट और झूठ से कोई फर्क नहीं के अलावा तो कुछ जानते नहीं। तो उसमें सवाल खड़ा किया था, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा कांग्रेस की बी टीम बन जाए। आज भाजपा ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। आप देखिए, स्वदेशी का नारा देते हैं, गोविंदाचार्य को बंद कमरे में बंद कर दिया, आडवाणी जी को बंद कमरे में कर दिया और विदेशी कंपनियों के हवाले पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डाल दी। जब अच्छा ये बताइए दीपक जी, जी ये रथ यात्रा अगर एक साथ मिलके निकलती तो ज्यादा ताकत बढ़ती आपकी, बीजेपी से आप लड़ सकते थे। कानपुर और बुंदेलखंड का जो इलाका है वहां पर सिर्फ जसवंत नगर सीट ऐसी है जिससे शिवपाल यादव जी जीते। देखिए, हमने तो बार बार आह्वान किया, बहन जूही सिंह से कहा, भाई अखिलेश जी से कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, आइए मिलकर भाजपा को ध्वस्त किया जाए। नेताजी की वह बात न भूली जाए कि एक बार भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो इसे हटा पाना मुश्किल होगा। और आप देखिए, हम अलग होकर जितने भी चुनाव लड़े हैं, चाहे जिसके साथ मिलकर लड़े, हारे हैं। सपा बसपा गठबंधन का हर्ष, सपा कांग्रेस गठबंधन का हर्ष। आज फिर मैं कह रहा हूं, लोहिया और जयप्रकाश के जमाने से लेकर जब जब समाजवादी एक होकर लड़े हैं, जीते हैं, और एक होकर नहीं लड़े हैं तो हारे हैं। लोहिया के इतिहास चक्र को याद करें, लोहिया को याद करें। मैं फिर आपके द्वारा आह्वान कर रहा हूं कि आइए, कहीं ऐसा ना हो कि हम किस्तों किस्तों में शबनम गिनते रहें और हालात ये हो जाएं कि आज तूफान से बचने की कोई राह तो है, कल न तदबीर चलेगी न मुकद्दर होगा। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, एक तरफ तो रथ यात्राएं चल रही हैं और दूसरी तरफ आपकी यात्रा चल रही है। प्रियंका जी लगातार यात्रा पर हैं पूरे प्रदेश में, तो इस रथ यात्रा से कैसे मुकाबला करेंगे? रथ यात्रा, बीजेपी, और आपके पास तो अभी तक कोई रथ दिखा नहीं। जी, देखिए बीरेन जी, आज पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ पेयर में नज़र आ रहा है, जोड़े में। पहला तो ब्रजेश मिश्रा जी की जगह आप बैठे, आप लोगों का जोड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध ही है। मैं पुरी जी को सुन रहा था, इन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई राम और रावण के जोड़े को कहने की कोशिश की। हालांकि जो भाजपा का असली चरित्र है, पूरी चौपाई ठीक से कह नहीं पाए पुरी जी। मैं कहता हूँ, हाँ मैं कह देता हूँ, रावण रथी बिरथ रघुवीरा और देख विभीषण भयो अधीरा। पुरी जी ने ये नहीं बताया कि रावण कौन है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि रावण के मोक्ष की कहानी थी ये, राम और रावण की जो जोड़ी थी। लेकिन बीरेन जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कैफी आजमी जी ने एक गीत लिखा था, फिल्म था हीर रांझा। हीर और रांझा की जो प्रेम कहानी है वो अद्भुत थी। पूरे देश के लोग, तमाम लोग उसका जिक्र करते हैं। उसमें एक गीत था, और वो गीत क्या था कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। और अगली लाइन थी कि तुम्ही को दिल का राज बताएं, तुम्ही से राज छिपाएं। ये जो हीर रांझा फिल्म थी, आज उत्तर प्रदेश की ये रथ यात्रा और राजनीति दोनों इन्हीं गीतों के इर्द गिर्द सिमट के रह गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बीरेन जी जरूर बताना चाहूंगा। पिछले 2-2.5 सालों से उत्तर प्रदेश को समझिए इसी गीत के परिप्रेक्ष्य में। एक तरफ प्रियंका गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी है जो लगातार जनता के मुद्दों पर उम्भा से लेके
आपका शाहजहांपुर, उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर, हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जनता के दुख दर्द में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आज आपके खिलाफ रास्ते में बहुत पोस्टर भी लगे थे। नहीं, वो ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, उनको करने दीजिए। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, इन 2.5 सालों में अखिलेश यादव जी ये हीर रांझा तुम्ही से दिल का राज बताएं वही करते हुए नजर आए। कहीं पर भी अखिलेश यादव जी सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन 2.5 सालों में, 2 सालों में अगर उन्होंने संघर्ष किया हो तो ब्रजेश जी बता दीजिए। हीर रांझा की कहानी के अलावा और कुछ उन्होंने किया क्या? जब उम्भा में आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई, अखिलेश यादव जी कहां थे? जब शाहजहांपुर में एक लड़की के साथ भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री ने जो किया और प्रियंका गांधी जी ने उसके विरोध में लखनऊ की सड़कों पर पदयात्रा की, उस समय अखिलेश यादव जी कहां थे? हीर रांझा की कहानी चल रही थी क्या? तुम्ही से दिल का राज बताएं चल रहा था क्या? मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, जब उन्नाव के मामले में 2 घटनाएं हुई तब अखिलेश यादव जी कहां थे? हम लोगों ने तो नहीं देखा। जब रात को संघर्ष करने का समय आया तब भी अखिलेश यादव जी नहीं थे। प्रियंका गांधी जी रात को बारिश में निकलकर लखीमपुर के लिए चली जाती हैं और अखिलेश यादव जी एसी कार में बैठ के जब सारा रास्ता कांग्रेसियों ने साफ कर दिया तब अखिलेश यादव जी वहां पर गए। ये बैरिकेडिंग हटा रहे थे क्या? ये सारा नहीं, हम संघर्ष से करते हैं, वही मैं कह रहा हूं। अभी हमारे साथ खान साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी मैं के यही कह रहा हूं। तो ये जो गलबहियां उत्तर प्रदेश में राजनीति में चल रहा है, रथ यात्रा निकालने का नैतिकता उन्हीं को होनी चाहिए जो रात दिन बगैर थके हुए जनता के दुख दर्द में काम करें, जो राजा के भाव से रथ यात्रा लेकर निकलते हैं। जनता उनसे कहती है एक राजा था, तो अखिलेश जी एक राजा थे। आप भी रथ यात्रा निकालिए, हमारी रथ यात्रा में शामिल हो जाइए। हमारी रथ यात्रा में शामिल हो जाइए। दीपक जी ने आपको आमंत्रित कर लिया। दूसरों के कंधों पर चलिए, बंदूक खान चलाने की साहब हैं आदत है, हमारे यही साथ। रंजा की जी, कहानी और जी। चौपाई पढ़ने की आदत है। हमारा ही खान कंधा साहब, है, हमारी ही उमाशंकर बंदूक है जी। और देश चुप के रहिए, मिस्टर लोकतंत्र पांडे। के विरोधियों चुप के रहिए, ऊपर उमाशंकर अपना जी, स्थान कमल से रखिए। अब आपका पूछ समय करिए, समाप्त है, रुकिए। रंजा की कहानी। खान साहब, सारी पार्टियां लगातार प्रचार में हैं, निकल रही है क्षेत्र में। मायावती जी का क्या है इस रथ यात्रा? वो तो कभी यात्रा निकालती नहीं है, लेकिन उनकी सभाएं शुरू होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी सीजन है और इतने बड़े बड़े मुद्दे राजनीतिक दल के सामने हैं। क्या सोचती है आपकी पार्टी? देखिए वीरेंद्र जी, अभी 9 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कार्यकर्ताओं का हुआ है, आप उसके गवाह हैं, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने सारे मुद्दों को बहुत विस्तार से बताया है, जनता के बीच में जाने के लिए कहा है। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जो रथ यात्रा निकाल रही है, जो पहले रथ यात्रा निकाल रही थी तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्ष हुआ करते थे, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे। शिवपाल यादव जी साथ में रहा करते थे। शिवपाल यादव जी आज अलग रथ यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस के जो साथी हमारे बोल रहे हैं, शिवपाल यादव जी की रथ में प्रमोद कृष्णन जी बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। उनको देख लें, आप शामिल कर लें कि हाँ उसने साथ। अरे वो तो उनके व्यक्तिगत रिश्ते राजस्थान में जो नहीं व्यक्तिगत रिश्ते रथ पे थोड़े चलते हैं साहब, व्यक्तिगत रिश्ते रथ पर संत महात्मा किसी पार्टी के जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये जो हाँ वो ठीक बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये अभी दोनों पीएसपीएल और समाजवादी पार्टी दोनों पर परेशान है कि हम दोनों मिल जाएं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। जनता में क्या मैसेज जाएगा? हमने तो अपनी ताकत लखनऊ में 9 तारीख को दिखाई है और पूरे हमारे कैंडिडेट तैयार हैं लड़ने के लिए। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जी अगर लखीमपुर खीरी जा रही हैं तो क्या राजस्थान में जो दलित समाज के बच्चे को पीट के मारा गया 50-50 लाख रुपए इनके मुख्यमंत्री लोग देंगे या योगी आदित्यनाथ जी 45 लाख रुपया उसको देंगे? अभी जो है ये बलात्कारों का सिलसिला रुका ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अभी गौतम बुद्ध नगर में 50 साल की महिला के साथ, दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, किसी ने एक आवाज नहीं उठाया है। सिर्फ उठाया आवाज तो बहन कुमारी मायावती ने उठाया है। आज भी देखिए बलात्कार की घटना एक घटी है। तो ये अब सवाल इस बात का है, चुनाव जब होने जाएगा तो जनता में बीच में क्या कहने जाएंगे आप? पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा है, डीजल का दाम कितना बढ़ा है, महंगाई कहां तक पहुंच गई है,
हत्याएं कितनी हो रही हैं। आप हाथरस कांड में देखिए, उनका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रेप नहीं हुआ, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि रेप हुआ। तो क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटाया गया? नहीं हटाया गया। तो ये सरकार जो है गुंडों को और बलात्कारियों को परसे दे रही है, उनको शाबाशी दे रही है। लखीमपुर खीरी में 120 बी के मुलजिम हैं, केंद्र के राज्य मंत्री जो हैं 120 बी के मुलजिम हैं, और उन्होंने बार बार आके चैनल पर कहा, कैमरों में कहा कि हमारा बेटा साथ में थे। तो फिर नोटिस की बात की चस्पा हो रही थी, नोटिस किस बात की लगाई जा रही थी। और उसके बाद बोन चाइना के पॉट में उनको 12 मरतबे नाश्ता कराया गया, दूल्हे के तरह से उनको अंदर बैठाया गया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान न लिया होता तो ये लोग उसको बरी करने की पूरी कोशिश करते। आज भी मुझे विश्वास है अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा तभी सजा मिल सकती है, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा तुरंत होना चाहिए। यूपी में रथ यात्राओं का क्या प्रभाव है, और देश में इससे पहले जो रथ यात्राएं चलती रही? विनोद अग्निहोत्री साहब हमारे साथ जुड़े हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। अग्निहोत्री जी, ये जो रथ यात्राएं शुरू हुई हैं चुनाव से पहले, ये किस तरह का माहौल दिखा रही हैं? और उत्तर प्रदेश में हर आदमी रथ यात्राओं में अपनी बहुत भीड़ आने की बात कर रहा है, कोई उसको फ्लॉप बता रहा है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? देखिए वीरेंद्र सिंह जी, बहुत दिलचस्प होने वाला है इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि ये चुनाव इस बार बाइपोलर नहीं होगा, इस बार मल्टीपोलर होगा, बहुध्रुवीय चुनाव होगा, बहुकोणीय चुनाव होगा। जहां तक रथ यात्राओं की बात है तो रथ यात्रा का इतिहास आमतौर पर लोग अडवाणी जी से मानते हैं, लेकिन मैं उसके पीछे मानता हूं। अडवाणी जी को भी रथ यात्रा की प्रेरणा चौधरी देवीलाल की रथ यात्रा से मिली थी। सबसे पहले भारतीय राजनीति में रथ यात्राओं का प्रयोग न्याय यात्रा के रूप में चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में 1986-87 में किया था। उसके बाद वही रथ मुलायम सिंह यादव जी को दिया, जो क्रांति रथ के नाम से उत्तर प्रदेश में घूमा था। उस दौर में हमने उसको एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट हमारे टाइम्स में था, मैंने कवर भी किया था। तो रथ यात्रा वहां से शुरू हुई है, रथ यात्राओं की राजनीति। और उसके बाद अडवाणी जी ने अयोध्या को लेकर के अपनी राम रथ यात्रा शुरू की, राम मंदिर यात्रा शुरू की। फिर वो बीजेपी एक तरह से रथ यात्राओं की राजनीति में पारंगत हो गई। जोशी जी की एकता यात्रा और तमाम सारी रथ यात्राएं निकली, मोदी जी ने गुजरात में निकाली। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार जो रथ यात्राएं निकल रही हैं, खास करके 2 रथ यात्राएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, एक अखिलेश जी की, एक उनके चाचा शिवपाल जी की। अभी दीपक मिश्रा जी को मैं सुन रहा था, वो उन्होंने अपनी ही बात को कह दिया कि जब समाजवादी एकजुट होकर लड़े तो जीते, और जब समाजवादी अलग अलग लड़े तो हारे। तो अगर अलग अलग लड़ेंगे अखिलेश जी और शिवपाल जी तो क्या हार हो जाएगी? ये भविष्यवाणी आप अभी से कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि आप आह्वान करिए एकजुट होने का, लेकिन खुद ही आप अपने ही इतिहास चक्र से लोहिया जी को कोट करते हुए कह रहे हैं कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो हारेंगे। तो अगर मान लीजिए एकजुट होकर नहीं लड़े तो आप हार की भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? नंबर 1। दूसरी बात यह है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि अखिलेश जी नहीं निकले, प्रियंका जी निकली, राहुल जी निकले। ठीक है, निश्चित रूप से प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन अगर यही मेहनत उन्होंने थोड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उनकी लॉन्चिंग हुई थी और उसके बाद पार्टी हार गई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अगर उन्होंने मेहनत को थोड़ा सा किया होता, और बजाय कि हाथरस जाके या सोनभद्र जाके वो उसके बाद फिर गैप हो गया, अगर वो कंटिन्यूअस जिले जिले में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती तो आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ाई की मुद्रा में बहुत आगे होती, लड़ाई की उसमें। ठीक है, अब उन्होंने फिर से अपनी मेहनत की है, बनारस में बड़ी अच्छी रैली हुई है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी लोग जो है अभी क्वालिफाइंग मैच में उन्होंने खाली क्वालिफाई किया है। जी, अभी जो माना जा रहा था कि फाइनल में कांग्रेस पार्टी प्लेयर बने, मुझे लगता है उसमें देर हो गई है। तो एक तो ये बीएसपी की जहां तक बात है, बहुजन समाज पार्टी वो एक बड़ी प्लेयर हो सकती थी, लेकिन अभी तक बीएसपी के बारे में ये भ्रम ही दूर नहीं हो रहा है कि उसकी भारतीय जनता पार्टी से अंडरस्टैंडिंग है क्या या नहीं है। तो बार बार मायावती जी का जो स्टैंड बदलता जाता, कभी उसको लेके एक भ्रम लोगों पे है। अखिलेश जी निकले हैं, देर से निकले हैं, बात सही है, लेकिन निकले हैं। अब ये चैलेंज, अभी तक चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही थी, और खासकर कोविड के कुप्रबंधन के बाद जो छवि खराब हुई थी सरकार की, उसको डैमेज कंट्रोल करने में योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मेहनत की और कोशिश की। मोदी जी भी कई बार आए और भाजपा ने जो है बड़ी मेहनत की, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। और इस तरह बैकफुट पे आ गई जिस तरह से आरोपी जो आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा के जो बेटे हैं गृह राज्य मंत्री के, उनकी गिरफ्तारी में जो देरी हुई और अभी तक उनको हटाया नहीं गया मंत्रिमंडल से अजय मिश्रा को, तो कहीं ना कहीं जो अवधारणा है
उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई और उसके बारे में एक लड़ाई में, जो युद्ध में, दौड़ में आगे चल रही थी, उसमें थोड़ा सा बैकफुट पे आई है। तो अब मामला बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड का है। अखिलेश जी निकल चुके हैं, शिवपाल जी निकल चुके हैं, सतीश मिश्रा जी उत्तर प्रदेश में घूम ही रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग को लेकर के, और तो प्रियंका जी घूम रही है। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है कि जो मेजर प्लेयर है चारों, वो मैदान में अपने अपने तरीके से निकल चुके हैं और असली चुनाव की तस्वीर अब सामने आएगी। गठबंधनों में भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद की पार्टी को अपने साथ ले लिया और अनुप्रिया पटेल को ले लिया, तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा अपने गठबंधन ठीक किए हैं। अब अखिलेश जी किस तरह से अपने गठबंधन जयंत चौधरी के साथ करते हैं या ओम प्रकाश राजभर के साथ करते हैं, ये सामने आएगा। और कांग्रेस किस तरह से, आज आचार्य प्रमोद कृष्ण जिस तरह शिवपाल जी के रथ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है देर सवेर हो सकता है कांग्रेस और शिवपाल यादव जी की पार्टी जो है वो एक साथ आ जाए, ये भी एक संभावना बन सकती है। और अगर प्रियंका जी को लॉन्च कर दिया गया, जो कि भूपेश बघेल जी ने बनारस में कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में सरकार बनेगी, तो इस नेतृत्व का तो मतलब मुख्यमंत्री होता है। तो अगर प्रियंका जी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो गई तो चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा, रथ यात्राएं पीछे छूट जाएंगी और फिर जो चुनाव की दूसरी दौड़ होगी वो बहुत दिलचस्प होगी। अमित पुरी साहब के पास चलूंगा कि आपके आज अखिलेश यादव की रथ यात्रा में उन्होंने जो मुद्दे उठाए और इस रथ यात्रा का जो प्रभाव दिख रहा है, उसको क्या बीजेपी अपने लिए खतरा मानती है कुछ? और दूसरा, उनका छोटे छोटे दलों के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है, वो कोई अकेले नहीं है, क्या देखते हैं आप इसको? मैं वो देख रहा हूँ जो अभी आपके साथ टेलीविजन डिबेट करते हुए आधे घंटे में दिखा कि अपोजिशन के अंदर वन अपमैनशिप की लड़ाई के लिए लोग अपने को एक दूसरे के आगे बताने की कोशिश में लगे। नहीं तो इसमें तो आपका फायदा, इसमें तो आपको मजा आ रहा होगा। भाई सुनने दीजिए, आपने सवाल किया, आपका काम हुजूर सवाल है, जवाब मेरे हाथ में है, आप बाई करें, बोरो करें या भरी कर दें। नहीं, आपको तो मजा आ रहा होगा इस सवाल में। हमें किसी सवाल में मजा नहीं आ रहा। लोहिया और जयप्रकाश को कोट करते करते दीपक जी ने नेताजी को कोट किया और नेताजी को कोट करते करते कह गए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार में आ जाती है तो फिर हटती नहीं है। एक ब्राह्मण की जिह्वा से कभी कभी नहीं, प्रायः सत्य ही निकलता है और मैं मानता हूं एवमस्तु ही होगा। अब आइए, क्या है, कांग्रेस ये तमाम सारे आरोप गिनाते गिनाते ये बताने में लग गई कि हम ही अपोजिशन है, बाकी अपोजिशन नहीं। और है क्या कि 27 साल बेहाल का नारा लगाते हैं पूरे 4 साल और फिर ताज में जाके हो जाते हैं निहाल। 27 साल बेहाल को भूल जाते हैं और फिर कहते हैं यूपी को ये 7 पसंद है। तो आपने भी तो राजभर को अलग कर दिया, राजभर तो आपके साथ थे पिछले चुनाव में। अलग कर नहीं दिया, अलग हो गए। अब आइए, जिस अपराध और अपराध की राजनीति की चर्चा कर रही थी कांग्रेस और बाकी के विपक्ष, श्री आनंद शर्मा जी गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी के बड़े पदाधिकारी हैं, उसको हेड करते हैं, लीड करते हैं। और आनंद शर्मा जी ने जो रिपोर्ट सबमिट की यूपी के संदर्भ में, कहा कि यूपी के अंदर जितना काम महिला सुरक्षा और उसको लेकर के किया गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये आनंद शर्मा कह रहे हैं, और वो गृह मंत्रालय की कमेटी के कंसल्टेटिव कमेटी को हेड कर रहे हैं, जो कि सर्वदलीय कमेटी है। एनसीआरबी के आंकड़े आज की तारीख में दुनिया जहां के बड़े अखबारों में छपे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, उस पूरे घटनाक्रम में 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। तो आपकी सरकार ने अच्छा काम किया, चलिए आपकी सराहना। लेकिन विपक्ष भी तो कुछ मुद्दे उठा रहा है, कुछ गोरखपुर की बात करता है, कभी लखीमपुर की बात करता है। नीति आयोग, हाँ नीति आयोग आ रहा हूँ हुजूर। जब विपक्ष ये मुद्दे उठाता है, 32वें स्थान। अरे भैया आपने कह लिया दीपक जी, मैं आपको बहुत शांति के साथ सुना, विप्रवर शांति से रहे। आपने तो वैसे ही नेताजी की बात कह दी है कि नेताजी कहते हैं बीजेपी आ गई तो जाएगी नहीं। अरे षड्यंत्रों पे कायम रहती है ना। अरे 15 साल कौन था फिर जब बीजेपी नहीं गई तो? अरे भाई अब मुद्दे पे आएंगे नहीं, या चीजों को डाइवर्ट कर देंगे, चीजों को डाइवर्ट। खान साहब का पहले सुन लेते हैं। खान साहब बताइए क्या। नहीं, मैं कह रहा हूं, अभी मैं ईल्ड नहीं किया हूं, मैं कह रहा हूं मुझको कहने का अवसर दे दे, उसके बाद आगे बढ़े। जी अच्छा, आप चलिए जी। जब इतने सारे आरोप गिनाए जाते हैं तो यह कहा जाता है ये वो सरकार है जो तानाशाही के रास्ते पे है। अब दीपक जी, आप लोहिया और जयप्रकाश को कोट करते हैं, आपको स्मरण होगा जयप्रकाश ने जिस आंदोलन को चलाया था तब सरकारी टेलीविजन होता था और वो भी वही कहता था जो विद्या भैया बताते थे।
इस तरह की टेलीवाइज डिबेट हो करके होना यह तानाशाही का प्रतीक है। मुद्दों को रेखांकित करना, उन पे बहस होना, उन पे मत और अभिमत आना, यह तानाशाही का प्रतीक है कि लोकतंत्र का प्रतीक है, यह मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। और लोहिया और जयप्रकाश नारायण के जिस संदर्भ को आपने लिया उस संदर्भ को छोड़ता हूं। हां, खान साहब कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक चीज जरूर बता दें उत्तर प्रदेश की जनता को, जिस ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने गेस्ट हाउस कांड के अंदर राजभवन को घेर करके मायावती जी की प्राण की रक्षा करने का काम किया था, इतने प्रबुद्ध सम्मेलन में किसी में भी ब्रह्मदत्त जी की तस्वीर लगा करके, पितृपक्ष में कई सम्मेलन किए थे, नमन कर लेते हैं पितृ। आप वो हैं जिनके कारण आज बसपा इस अस्तित्व के अंदर खड़ी है, लेकिन राजनीतिक कारण से केवल ब्राह्मण ब्राह्मण करना है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का स्मरण नहीं करना। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को याद रखिए, हम तो करते ही हैं। लेकिन जब आप क्या चाहते हैं कि चाचा भतीजा एक हो जाए, गठबंधन हो जाए? भाई, आपको अगर इस यात्रा से समस्या है? मुझे किसी यात्रा से समस्या नहीं है। सबको अपनी राजनीति करने का वैचारिक स्वतंत्र है, वह चाहे तो एक हो जाए, चाहे अलग रहे, हमें किसी चीज में दिक्कत नहीं है। बड़ा हल्ला मचा था सपा और बसपा एक होंगे, बीजेपी साफ हो जाएगी। बड़ा हल्ला मचा था कि सपा और कांग्रेस का साथ पसंद है, बीजेपी साफ हो जाएगी। अरे उत्तर प्रदेश के मतदाता के मिजाज में न्याय प्रियता है, वो न्याय यात्रा से नहीं, तो वो न्याय करके बताती है, और न्याय के 72,000 फार्मूले के साथ भी उसने न्याय कर दिया था। तो ये भी आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया आपने, वो जा रहे थे लखीमपुर जाना चाह रहे थे, आप हर जगह उनको रोकते हैं, इनके नेताओं जयंत चौधरी को आपने रोक लिया। अच्छा, हम इतना रोक लेते हैं कि आप जब 144 के डिटेंशन में रहते हैं तो कमरे में झाड़ू लगाने का फोटो आपका शूट हो सकता है, इतना रोक लेते हैं। आप गिरफ्तारी के दौरान वीडियो प्ले कर सकते हैं, 144 इसको भी नहीं रोक बैन सकते। होता है क्या अमित तो पुरी जी? अरे 144 क्या है, ये तो आप प्रियंका जी से पूछिए कि वो झाड़ू लगाने का फोटो आपका क्या। अब 144 को भी गलत नहीं, साफ सफाई तो देखिए, मोदी जी कहते हैं भाई देखो साफ सुथरा होना जरूरी है, बात है, झाड़ू लगाते रहिए। फिर ये मत कहिए कि उत्तर प्रदेश में ड्रैकोनियन लॉ लागू है, फिर ये मत कहिए उत्तर प्रदेश में ड्रैकोनियन लॉ लागू है। स्मृति ईरानी दी आपको पूरे फोटो की इजाजत है, कैसे वो पूरे फोटो की इजाजत है। झाड़ू लेके आती थी और कहती थी चल उड़ जा रे, याद करिए स्मृति ईरानी जी वाला वो डायलॉग, जब वो झाड़ू लेके ऐसे चलती थी। नरेंद्र मोदी जी कैसे लगभग कुर्ता पहने कॉपी पेस्ट कर याद रहे हैं। करिए वो स्पॉन्सर, नहीं, कांग्रेस उसे कॉपी पेस्ट करना चाहती है, एडमिट कीजिए, ऑन स्क्रीन कहिए कि वो सही था इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपने मान लिया वो सही था ना? एक खाली स्पेस को भरने वाले लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। ये अहंकार, ये फोटो शूट, ये सूट बूट की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपके गोरखपुर में मनीष गुप्ता के लिए जो आपने उत्तर प्रदेश पुलिस को गैंगस्टर की भूमिका में ला दिया, जो आपने विवेक तिवारी के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को गैंगस्टर बना दिया, जो आपने इंद्रकांत त्रिपाठी के मामले में उत्तर प्रदेश के पुलिस को गैंगस्टर बना दिया, महोबा के मामले में, वो सब उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। महिलाओं पर अत्याचार की बात कर ले, बच्चों पर अत्याचार की बात कर ले, साइबर क्राइम पर अत्याचार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश छोटा सा सेंटेंस पूछ रहा हूं, ये आनंद शर्मा कमेटी की रिपोर्ट। अब अगर चलिए मुद्दे पे आते हैं वापस, मुद्दे पे वापस आते हैं, विवेक या नहीं मुद्दे पर वापस आते हैं। आप दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जो चुनाव, ये रथ यात्राएं चल रही हैं और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो तीसरा मोर्चे की एक बात कही जा रही है, शिवपाल यादव के साथ 5 पार्टियां हैं, ये 5 पार्टियां मिलकर किस ओर जाएंगी, और अगर जाती हैं किसी और, भाजपा में तो वो जाने से रही, अगर वो जा रही तो आपके लिए चुनौती है कि नहीं पूरी साहब? हमारे लिए उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, और वही चुनौती के पार हमें लेके तोड़ दिया आपने।
वो आपने उम्भा में तोड़ दिया, वो कानपुर में तोड़ दिया आपने, वो महोबा में तोड़ दिया आपने, वो गन्ना किसानों की बात करके किसानों के साथ छल करके आपने तोड़ दिया। जनता ने तो आपको भरोसा दिया था, जनता ने तो आपको प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन आपने उनके भरोसे का विश्वासघात कर दिया। आपने मनीष गुप्ता को मारकर, कमलेश तिवारी, विवेक तिवारी, इंद्रकांत त्रिपाठी को मारकर, आपने उन्नाव में अपराधियों के साथ खड़ा होकर, आपने शाहजहांपुर में बलात्कारी के साथ खड़ा होकर, आपने उन्नाव में हत्यारों के साथ खड़ा होकर, आपने वो भरोसे को तोड़ दिया। अब नहीं है। अब अच्छा चलिए, आज बात कांग्रेस की नहीं, आज पुरी साहब, आज इन दोनों रथ यात्राओं पर चर्चा है। आज रथ यात्राओं पर चर्चा है और रथ यात्रा राम और रथ क्यों नहीं चर्चा होगी? नहीं, चन्नी साहब का बयान कहां चला जाएगा कि मौत में माहौल कांग्रेस को नजर आता है। इस समय आज बहुत भाजपा, अच्छा माहौल है। इस समय कोई भाजपा चन्नी को साहब कांग्रेस पे में बोलने में थोड़ा मजा आ रहा है। क्यों उत्तर प्रदेश के हर जनपद को नहीं, आप खून से रंग दिया है? आप जो है मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। खूंखार इरादों का मैं कितनी बार जिक्र करूंगा? देखिए पुरी साहब, भेड़ियों के सामने डाल दिया है, जिसको पुरी साहब, इस समय बात कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की भी हो रही है। अच्छा हम चलते हैं, दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी अचानक से इतना भाव क्यों दे रही है? क्या इसको कुछ फायदा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी है। आप देखिए वेल मछली मरती कैसे है, बहुत भारी भरकम अपने को बना लेती है और जैसे ही पानी कम होता है वो अपने ही भार में दब जाती है। अरे भाई, सरकार चल रही थी और 200 विधायक धरने पर बैठे और मेरे दोनों नैना तर से वो निकले ना घर से। बंसल जी अपने कमरे में बंद, योगी जी अपने कमरे में बंद। अरे ये तो जिस परिवार में बर्तन चार होते खटकते हैं, जी माना नहीं तो इनके यहाँ बर्तन नहीं खटक रहे ना, बर्तन। अभी आप देखिए हमारे पुरी जी कितने सीजन्ड व्यक्तित्व हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब 2 ही 4 लोग ऐसे होंगे जो दीनदयाल वगैरह जी को पढ़े होंगे, उनमें से एक पुरी जी हैं, वह भी रोश में आ गए। शिक्षक हैं, ये तो काफी ज्यादा पढ़े हैं। ये भी रोश में आ गए, ये भी शोर मचाने लगे। जहां शोर होता है वहां सच नहीं होता। अब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को याद कर रहे हैं, आंखें नम करके याद कर रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं किया। मधुर उनको क्यों भूल गए भाई? बलराज मधोक जी को क्यों भूल गए? हम तो छोड़िए, और मधु दंडवते को भी याद करते हैं, छोड़िए, डॉक्टर लोहिया को भी याद करते हैं। दीपक जी, मैं आपको एक बात कहूं, लेकिन सेलेक्टिव मत होइए। जहां प्यार है वहां रंजिशें भी देखोगे, और जहां गरज है वहां दोस्ती थोड़ी ज्यादा है। जी तो मैं तो इतना ही कहूंगा पुरी जी से, पूरी भाजपा से, आई ना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो तब दिखाया करो। जिन जिन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भाजपा के पे धूल थी जवाहर बाग की, अब देखिए जवाहर बाग का ही की धूल, मैं जवाहर बाग का मैं जवाहर बाग पे ही आता हूँ मान्यवर। इनके तत्कालीन अध्यक्ष, सुनिए, इनके तत्कालीन अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री ने सामने पुलिस और पीएससी को अब ये शोर कर रहे हैं, सच सुनेंगे नहीं। अरे शांत रहिए मान्यवर, जहां रव होता है वहां रावण होता है। आप तो राम का नाम लेते हैं, राम और कृष्ण के नाम पे सांप्रदायिकता न फैलाइए। शांत रहिए, राम वृक्ष पे ही आ रहा हूँ मान्यवर, राम वृक्ष पे ही आ रहा हूँ। अरे मैं राम वृक्ष पे ही आ रहा हूँ मान्यवर, अरे मैं राम वृक्ष पे ही आ रहा हूँ, मैं राम वृक्ष पे ही आ रहा हूँ। अब सुनिए, राम वृक्ष का प्रकरण था, इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री ने सवाल उठाया। मैंने आज चैनल पे आके कहा कि आप साबित कर दें, सियासत छोड़ दूंगा। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो कहने लगे कि आप चाय पीजिए, आप पानी पीजिए। एक झूठ को बार बार बोलने से बस सच नहीं हो जाता। आप दीनदयाल उपाध्याय की बात करिए, अटल जी की बात करिए, विवेकानंद की बात करिए, लेकिन गोयबल्ज और हिटलर मत बनिए मान्यवर। आप तो गोयबल्ज की संस्कृति को अपना लिया। अच्छा चलिए जूही जी के पास चलते हैं। संस्कृति पे आ गए आप। जूही जी, ये जो विजय रथ यात्रा इसका नाम रखा गया, किस तरह का विजय की ओर आप लोग जाना चाहते हैं और किस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं?
परिवर्तन व्यवस्था का होगी वीरेंद्र जी, और जो वर्तमान सरकार है ये अत्याचारी और निहायत संवेदनहीन सरकार है। जो आपने कहा कि यात्रा वही निकाल सकता है जिसकी हैसियत हो, जिसके साथ जनता हो, जिसके पास कार्यकर्ता हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जब सांसद और एमएलए जाते हैं गांव में तो इनको मार के भगा दिया जा रहा है, क्योंकि न किसानों की आय दुगनी हुई, लोगों की मौत हुई, महिलाओं पर निरंतर दुराचार हो रहा है, किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। यदि कोई नियुक्तियां नौकरी मांग लेता है, यदि कोई फेसबुक पे लिख लेता है तो ये उसके खिलाफ मुकदमा लिखा देते हैं, पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं। जी पूरी साहब की पार्टी ये कहती है भाई कि राम और रथ दोनों हमारे हैं, तुम कैसे निकाल रहे हो? वीरेंद्र जी, दूसरी बात ये, कांग्रेस वैसे तो हम टीका टिप्पणी करते नहीं है, सुविधापरक राजनीति हम करते नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ये यात्रा निकाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने शुरू कर दिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राज तो वो लाभते रहे, इनको अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन जो संकल्प पत्र था जिस पर शायद मुख्यमंत्री की फोटो नहीं थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने उसको पढ़ा नहीं, तो हमें बता दें कि उसमें से कौन सा एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और हम कांग्रेस से पूछ लेते हैं कि कितने सवाल इनके संकल्प पत्र पे आपने किए, तो थोड़ा सा गिरबान में पांडे जी भी ढाक ले, और पुरी जी का हिसाब तो जनता कर ही देगी जब ये जाएंगे और पूछेंगे कि हमें वोट दीजिए, हम आए नहीं हैं, हमारे गृह राज्य मंत्री भाषण देते हैं, हिंसा भड़काते हैं, हम लोगों की मौत होने देते हैं, गोरखपुर में हम स्त्रियों का बलात्कार होने देते हैं और उनको रात में जलाया देने देते हैं। और जब विपक्षी, कोई भी विपक्षी दल हो, जब वहां जाना चाहता है तो बैरिकेड पे रोकते हैं। हम अगर आंदोलनकारी नियुक्ति मांगते हैं या 69,000 शिक्षक जो है प्रदर्शन करते हैं तो उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में या इनके किसी नेता के बारे में कोई कुछ लिख दे तो उसको जेल में डाल देते हैं। और मंत्री लोग जो हैं वो चुपके से साजिश कर कर अपने भाइयों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी दिलवा देते हैं। कुंभ का सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है, जरा पढ़ लीजिए अमितपुरी जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे शिक्षक हैं। महाभ्रष्टाचार जो कुंभ में हुआ है उस पर तो सरकार कुछ न कुछ जवाब देना पड़ेगा ना। तो यही जनता के मुद्दे हैं, महंगाई कम करिए, बेरोजगारी कम करिए, रोजगार आयोग आपने कहा था कोविड की शुरुआत बनाने में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बेरोजगार कितना, और सामान्य तौर पे विपक्षी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है, पानी पी उसका आराम से अध्ययन कर लीजिए और पीएससी की रिपोर्ट से जो डिटेलिंग करनी हो वो सब आरोपों की बौछार है पूरी साहब। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जिनको केवल आरोप लगाने हो, गाल बजाने हो, मिस्टर पुरी जो 12 से 17 तक काम न बता पाए, अब 17 के बाद काम के योगी आदित्यनाथ के 5 विक्रमादित्य मार्ग पे चिल्लाइएगा या अपने प्रवक्ताओं पर चिल्लाइएगा। ये सम्मानित मंच है, यहाँ आपको भी तमीज होनी चाहिए और कांग्रेस को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा है, किसी पर आरोप सवाल का उत्तर आना अमर्यादित नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो महिला पत्रकारों से पूछते थे आपके साथ तो बलात्कार नहीं हुआ, जी ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ एमएच खान साहब भी मौजूद है, अग्निहोत्री साहब भी हैं, अभी इनके पास भी चलना है। एमएच खान साहब, एक बात तो है कि मायावती ने कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर भीड़ जुटाई, ताकत दिखाई, और ऐसा लगता है कि दलित समाज उनके साथ काफी संख्या में एकजुट है और रहता है। लेकिन बीजेपी आपके यहाँ लगातार सेंधमारी कर रही है, वो दावे करती है, वो चर्चा करती है, कैसे आप इसको रोकेंगे? बांध में एक छेद होने की जरूरत है। जी नहीं, देखिए ऐसा है, बीजेपी चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के वोटर एकजुट हैं। और मैं आपको बता दूं वीरेंद्र जी, ये बस यात्रा या और साइकिल यात्रा और बैलगाड़ी यात्रा से वोट नहीं मिलने वाला है। वोट मिलेगा कि आपने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम क्या किया है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों का खुशी दुबे जैसी लड़की को किस तरह से बंद करके रखा है, ब्राह्मणों का पर अत्याचार किया, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया और सर्व समाज के ऊपर अत्याचार किया। और पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ गया है कि महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है। गांव में जब जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए या एमपी तो इनको कुर्ते फाड़े जाते हैं। ये जब अभी जाएंगे तो उनको पता चलेगा ये वोट कैसे मिलेगा। 2007 में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई थी,
2022 में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी और जितने कांड इन्होंने किए हैं, गलत काम किए हैं, सबकी इंक्वायरी होगी, सबकी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा दिलाया जाएगा। ये काम करने का, ये इस तरह का काम करने का काम बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। मैं आपको याद दिला दूं, जो 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी तो माननीय मुलायम सिंह जी का अध्यक्ष थे, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष नहीं थे, और माननीय मुलायम सिंह को हटा करके अखिलेश यादव जी जबरदस्ती अध्यक्ष बने हैं। तो इनको जो 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 आदमी अपने बाप का नहीं, पार्टी जो जवान आदमी हो अपने गई, चचा का नहीं, जो पार्टी जवान हो गई, जनता का कहाँ हो सकता है? तो इनको 2022 में जनता जवाब देगी इनको। काम बताइए, पार्टी में बात करिए, कौन कहा अध्यक्ष हर बनाया, पार्टी इस में पार्टी यही को है आपकी कि जरूरत मुलायम नहीं सिंह है। यादव को बेइज्जत करके यही हटाया शिकायत गया करती है क्या और बहन कह दिया कुमारी गया कि मायावती? आप खान अध्यक्ष साहब, नहीं है, आप खान अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष है। सरकार बनाई जो है ना, अपने अंतिम आप में वही मामलों को जेनेटिक सुधारना है। चाहता है। चाचा खान साहब, भतीजा दोनों आप लेके उन्हीं के बच्चे चरित्र चल के रहे लोग हैं, ये क्योंकि बच्चे आपके पास उनका कोई मुद्दा नहीं है। खान साहब, लोकसभा चुनाव भारतीय में जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है ना, तो बिल्कुल एक जैसी सोच है, एक जैसी विचारधारा है, एक जैसा व्यक्तित्व है, खान एक जैसा साहब, संस्कार है। जूही जी, हादसा किसके शासनकाल में हुआ? खान ये साहब, जनता सब जानती है, लोकसभा जनता के पूछेगी। चुनाव में तब आप सरकार दोनों बनाई है, लोगों के सरकार बीच बनाई है। दोस्ती थी। किसने बनाई? खान साहब, बहन कुमारी मायावती ने लोकसभा बनाई, किसी चुनाव ने के नहीं बीच बनाई। में आप दोनों लोगों के बीच लोकसभा में गठबंधन था, दोस्ती थी, उस दोस्ती को, माहौल को बिल्कुल, बनाए लेकिन रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आगे नहीं सवाल करेगी, मेरा, राज करेगी या कांग्रेस हम करेगी। अग्निहोत्री जी के पास चल रहे हैं, अग्निहोत्री जी के पास फाइनल राउंड में चल रहे हैं। बिल्कुल ही बेकार है। अभी मेरे पास नहीं आया। हम आते हैं आपके पास भी। पहले अग्निहोत्री जी से बात करेंगे। अग्निहोत्री जी, उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है, विपक्ष क्या आपस में लड़ रहा है या वो सत्ताधारी दल से लड़ रहा है? जो माहौल आप देख रहे हैं कि अगर विपक्ष बिखर के लड़ेगा तो किसे फायदा होगा और एकजुट होकर लड़ेगा तो किसे होगा? देखिए वीरेन जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार मैं फिर कह रहा हूं कि बहुकोणीय होने जा रहा है। आप 1993 से अगर शुरू करें तो 1993 में बहुकोणीय चुनाव हुआ था, जब सपा बसपा एक साथ थे, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी, जनता दल एक बड़ी ताकत के रूप में एक तरफ था, और कांग्रेस पार्टी तब इतनी बुरी हालत में नहीं थी, वो भी एक ताकत के रूप में लड़ी थी, और नतीजा सामने था कि सपा बसपा की सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी 6 दिसंबर 1992 के कांड के बावजूद चुनाव हार गई थी। उसके बाद 1996 में सपा बसपा अलग लड़े, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन था, सपा अलग थी, भाजपा अलग थी, और जनता दल लगभग खत्म हो गया था। तब भी बहुकोणीय चुनाव हुआ और उसके बाद नतीजा वही आया जो 1993 में था। आप सीटें मिला के देख लीजिएगा। 2002 में सपा अलग, भाजपा अलग, बसपा अलग, कांग्रेस अलग, बीजेपी चुनाव हार जाती है और मायावती जी की सरकार बनती है गठबंधन से। उसके बाद बीच में मुलायम सिंह जी बन जाते हैं। 2007 में फिर बहुकोणीय चुनाव हुआ, बसपा की सरकार बनती है। 2012 में फिर बहुकोणीय चुनाव होता है, सपा की सरकार बनती है। लेकिन 2017 में जब कांग्रेस और अखिलेश जी का गठबंधन होता है, यूपी के 2 लड़के जब मुकाबले में आ जाते हैं, बीएसपी चुनाव लड़ती है लेकिन चुनाव में पीछे चली जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन को 325-326 सीटें मिलती हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जब जब बहुध्रुवी चुनाव होगा तो भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि सीधे ध्रुवीकरण होता है भाजपा बनाम आदर्श का। और इसका एक उदाहरण 2017 का विधानसभा चुनाव भी है, 2019 का लोकसभा चुनाव भी है। सपा बसपा एक साथ मिलकर लड़े उत्तर प्रदेश में, लेकिन नतीजे सामने हैं, भाजपा ने 65 सीटें जीती। तो कुल मिला के मेरा मानना यह है कि चूंकि नेताओं की एकता तो हो जाती है, कार्यकर्ताओं की एकता नहीं होती, मतदाता समूह की एकता नहीं होती, और उसका नतीजा जो है भाजपा के पक्ष में जाता है। हम लोग बैठ करके खाली हमेशा मुस्लिम वोटों के बंटवारे की बात करते हैं। जब बहुकोणीय चुनाव होता है तो सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता है, हिंदू वोट भी बढ़ता है, और अलग अलग जातियों के हिसाब से अलग अलग जगह वोट पड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुकोणीय अगर होता है तो नतीजे बहुत दिलचस्प आएंगे, और उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि चुनाव के बाद कौन किधर जाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और उसकी तैयारी अभी से शुरू भी हो गई है। उमाशंकर, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है, गोपनीय तरीके से बातचीतें चल रही हैं, और आने वाले समय में हम लोगों के सामने ये स्पष्ट हो जाएगा। उमाशंकर जी, बनारस की रैली देखकर आप लोगों का थोड़ा उत्साह बढ़ा है। 10 सेकंड में बताइए कि कांग्रेस 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट से कब उभरेगी? देखिए, इसी बार उभर जाएगी, और बिल्कुल 2009 वाला चुनाव होने जा रहा है। दूसरा, मैं विनोद अग्निहोत्री जी को जरूर कहना चाहूंगा, बड़े पत्रकार हैं, हम सब बड़ा नहीं, आप उनको नहीं, आप अपनी बात कहिए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो देश के जाने माने पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, हम सब सम्मान करते हैं।
थोड़ा सा क्या है स्मृति पर अगर कहीं धूल जमी हो तो मैं उसे आप साफ करना स्मृति शब्द का भी इस्तेमाल कम नहीं, करिए, नहीं, क्योंकि मैं मैं बड़ा मेमोरी सम्मान शब्द देखिए, बोलिए। प्रियंका गांधी जी ने 2019 लोकसभा चुनाव से लेके 2021 के 2 सालों में एक तो संगठन पे काम किया जो बनारस की रैली में दिखा, दूसरा उम्भा से लेके शाहजहांपुर से लेके उन्नाव में चौथी बार बोल रहा हूं, लगातार प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की सड़क पे सक्रिय रही हैं। आपको मैं पूरी चुनौती के साथ विनोद जी बता रहा हूं, स्मृतियों पर जोर डालिए और बताइए विपक्ष का कौन सा नेता इन घटनाओं पर उम्भा से लेके जितना मैंने गिनाया सड़क पे नहीं, उतरा अब प्रियंका आप- गांधी के अलावा। अब मैं चुनौती के साथ आपको कह रहा हूं, आप बता दीजिए समय समाप्त प्रियंका है। गांधी जी के अलावा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब समय समाप्त है और आप रथ यात्राओं का जो परिणाम है वो आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो दल है वो विपक्षी दल आपस में लड़ने में जुटे हैं, एक दूसरे से लड़ने में जुटे हैं। सत्ताधारी दल से वो कितना लड़के चुनाव जीत पाएंगे, ये रथ यात्राएं जब समाप्त होंगी, जब इनके तब इसके परिणाम का आकलन होगा। बहरहाल जो भीड़ जुट रही है, जो लोग सुनने आ रहे हैं, जो मुद्दे उछल रहे हैं, उन पर यही इतना कहना मुनासिब होगा। और इसके साथ आपको छोड़ जाता हूँ कि जो रथ यात्राएं निकल रही हैं कि चमक सूरज की नहीं, ये मेरे किरदार की है खबर, ये आसमां के अखबार की है। और मैं चलूँ तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। नमस्कार।